हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम बात करेंगे बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट जो कि आपका शॉर्ट में कहलाता है BRS, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही आसान है, थोड़ा सा लॉजिकल है और थोड़े से कैलकुलेशंस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट होता क्या है। तीन शब्द आप देख रहे हैं यहाँ पे, बैंक, रिकंसिलिएशन और स्टेटमेंट। तो ये एक स्टेटमेंट है, अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक और पासबुक। तो सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं तो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है जो आपकी कैश बुक और आपके पासबुक के बैलेंस को रिकंसाइल कर देगा। अब बात यह है कि सर इस लाइन का मतलब क्या है, क्या रिकंसाइल करेंगे हम यहाँ पे, तो इसको समझने के लिए ठीक है एक एग्जाम्पल हम देखेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल आपको सामने दिख रहा होगा, उसके ऊपर दो लाइन और दिख रही है, ये मैं आपसे कहूंगा प्लीज अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक बुक। पॉइंट नंबर 2, पासबुक और बैंक स्टेटमेंट और कस्टमर्स अकाउंट विद बैंक। ये दोनों लाइन अपनी नोटबुक में लिख ली, बस लिख लीजिए इनको। ओके, ये क्या है, क्यों है, कैसा है, ये आपको धीरे धीरे आएगा समझ में। ठीक है, अब सिर्फ फोकस करिए एग्जाम्पल पे मेरे साथ। ठीक है, और ये ध्यान रखिए कि आप क्या समझ रहे हैं। हम ये समझ रहे हैं सर कि बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट क्या होता है और इस लाइन को हम प्रूफ करेंगे, इस लाइन का डिटेल में मतलब समझेंगे। आगे बात समझ में, चलिए। एग्जाम्पल में क्या लिखा है कि मिस्टर ए हैड फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल। मिस्टर ए ने अप्रैल के पहले सप्ताह में कुछ ट्रांजैक्शंस किए, कुछ फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस किए। ये कौन कौन से ट्रांजैक्शंस है एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले पेमेंट रिसीव थ्रू चेक। ठीक है, मिस्टर ए को 50,000 रुपए का पेमेंट रिसीव हुआ है चेक के द्वारा। चेक के द्वारा मतलब बैंक ट्रांजैक्शन है। दूसरा ट्रांजैक्शन, पेमेंट मेड टू सप्लायर थ्रू चेक, 20,000 रुपए। मिस्टर ए ने अपने सप्लायर को 20,000 का पेमेंट किया है, कहां से, चेक के द्वारा, यानी कि फिर से बैंक ट्रांजैक्शन है। ट्रांजैक्शन नंबर 3, बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक, ₹1,000। बैंक ने कहा कि हम आपको काफी सारी सर्विसेज देते हैं, जैसे कि ओवरड्राफ्ट सर्विस हो गई, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने की सर्विस हो गई, वगैरह वगैरह, तो उसके लिए हम आपसे कुछ चार्जेस कलेक्ट करेंगे। मिस्टर ए ने बोला ठीक है, तो बैंक ने आपके खाते से 1,000 रुपए काट लिए। ट्रांजैक्शन नंबर 4, डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक, ₹2,000। आपने किसी XYZ कंपनी के शेयर्स लिए हैं, आपको पता है शेयर्स पे हमको क्या रिसीव होता है, डिविडेंड रिसीव होता है। अब वो डिविडेंड डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ गया और वो है 2,000 रुपए का। तो अभी तक हमारा बस पर्पस ये है कि ये 4 ट्रांजैक्शन आपको समझ में आ जाने चाहिए कि यहाँ पे क्या हुआ है। आ गई होगी कहानी समझ में। चलिए अब हम आते हैं दूसरे स्टेप पे, जहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। बहुत आसान है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, कुछ नहीं लिखना है आपको अभी, पहले एक्सप्लेनेशन समझेंगे फिर आप इसे लिखेंगे। ये है मिस्टर ए और ये है बैंक का अकाउंटेंट। सर कौन से बैंक का अकाउंटेंट, उस बैंक का अकाउंटेंट जहां आपका खाता है। जैसे मैं हूं, मेरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है। ठीक है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो अपने पास मेरा अकाउंट मेंटेन करता है। आगे बात समझ में, तो ये है मिस्टर ए और ये है वो बैंक अकाउंटेंट। ठीक है सर, ना मिस्टर ए अपनी बुक में यहाँ पे वो कैश बुक बनाता है। ठीक है, मिस्टर ए कौन है, जिसने ट्रांजैक्शन किया और वो अपनी बुक्स में कैश बुक बनाएगा, बैंक कॉलम वाली। आपने कैश बुक पढ़ा है, डबल कॉलम कैश बुक भी पढ़ रखी है आपने, जिसमें आपको पता है कैश और बैंक कॉलम साथ में होते हैं। लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बैंक कॉलम से मतलब है, कैश कॉलम से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में क्या बनाया है, कैश बुक बनाई है बैंक कॉलम वाली। और अब ध्यान सुनना, जो आपका अकाउंटेंट है उसने भी अपनी बुक्स में, यानी अकाउंटेंट ने नहीं, बैंक ने अपनी बुक्स में आपका खाता खोला होगा। सोच के देखिए, आपने यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शन किए, एक भी कोई भी एक ट्रांजैक्शन ले लीजिए। पेमेंट रिसीव थ्रू चेक, आपको 50,000 रुपए चेक से पेमेंट मिला, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में दिखाएंगे कि हाँ भाई मेरा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो बैंक भी तो बोलेगा कि हाँ जो मिस्टर ए है उसका बैंक अकाउंट का बैलेंस बढ़ गया। तो आप अपनी बुक्स में बैंक के ट्रांजैक्शन को कैश बुक विथ बैंक कॉलम में रिकॉर्ड करते हो, बैंक वाला ठीक है आप ही के अकाउंट को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, यानी कि कस्टमर अकाउंट, इसको हम बोलते हैं कस्टमर अकाउंट। आ गई कहानी समझ में। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अच्छा, आपको शायद आपके दिमाग में चीज आ रही होगी, मतलब सर ये और ये दोनों सेम है। हाँ, जो कैश बुक विथ बैंक कॉलम और मिस्टर ए का अकाउंट बैंक की बुक में, दोनों एक ही चीज तो है। एक
कैसे एक चीज है अभी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पहला ट्रांजैक्शन पे फोकस करिएगा। आपको पेमेंट मिला है चेक से 50,000 रुपए, तो आपके लिए क्या है, रिसिप्ट है। तो आप इसे कैश बुक बैंक कॉलम के डेबिट साइड पे दिखाएंगे यहाँ पे, ठीक है, कि आपको 50,000 रुपए रिसीव हो गया। अब जो बैंक है वो भी तो आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएगा। तो बैंक जब आपके अकाउंट का बैलेंस बढ़ाएगा तो डेबिट नहीं करेगा, बैंक आपके अकाउंट को क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो बैंक यहां पे लिखेगा 50,000 रुपए। आगे बात समझ में। अगले ट्रांजैक्शन पे आइए। पेमेंट मेड टू सप्लायर थ्रू चेक, आपने सप्लायर को 20,000 रुपए का पेमेंट किया चेक के जरिए। तो आपके लिए क्या है, पेमेंट है, पेमेंट क्रेडिट साइड पे आती है। तो यहां पे आप लिख दीजिए 20,000 रुपए। अब बैंक भी आपके अकाउंट को कम करेगा। आपने क्या किया, चेक से पेमेंट किया, तो आपने अपने बैंक को क्या किया, कम किया। बट बैंक तो आपका एग्जैक्टली तभी कम होगा ना जब बैंक आपके खाते को कम करेगा। तो बैंक यहां पे लिखेगा 20,000 रुपए। हाँ जी, तो बात ये समझ में आ गई कि हम अपनी कैश बुक के बैंक कॉलम में जब कोई ट्रांजैक्शन डेबिट करते हैं, यानी कि हम रिसीव कर रहे हैं, बैंक उसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट करता है। होता है ना, जब सैलरी आती है तो क्या मैसेज आता है, सैलरी हैज बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट। बैंक आपसे क्या बोलता है, देखो तुम्हारी सैलरी क्रेडिट कर रहा हूं, ठीक है। तो बैंक क्रेडिट करेगा, और जैसे कोई खर्चा है, कोई पेमेंट है, आप क्या करोगे, उससे क्रेडिट करोगे, है ना, कैश बुक में। बैंक उसे क्या करेगा, डेबिट करेगा। तो उल्टा रिवर्स हो रहा है, बट नंबर्स सेम है। चलिए अगले दो ट्रांजैक्शन देखते हैं। बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक 1,000 रुपए, बैंक ने आपके खाते से 1,000 रुपए निकाल लिए, ठीक है। तो बैंक क्या करेगा, मिस्टर ए के अकाउंट को क्या करेगा, डेबिट, और आप कैश बुक के बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड पे दिखाओगे उसे 1,000 रुपए। लास्ट ट्रांजैक्शन, डिविडेंड डायरेक्टली रिसीव्ड इन बैंक 2,000, आपके बैंक में 2,000 रुपए का डिविडेंड आया। तो बैंक ने बोला ठीक है, मिस्टर ए के अकाउंट को क्रेडिट कर दो, बढ़ा दो 2,000 से। आपने बोला ठीक है, मैं भी यहां पे 2,000 से इसको बढ़ा देता हूं। हो गए चारों ट्रांजैक्शन। अब हुआ क्या, ये जो 4 ट्रांजैक्शन आपने देखे ना, ये एक महीने के थे, एक हफ्ते, कुछ भी पकड़ लीजिए, महीना पकड़ लेते हैं, जनवरी महीने का था। अब आया जनवरी महीने का आखिरी दिन, ठीक है। आपका बॉस आया, आपके बॉस ने बोला चलो एक काम करो, मुझे ये बता दो, ध्यान सुनिए, मुझे ये बता दो कि कैश बुक के बैंक कॉलम में कितना बैलेंस है। आपने बोला बहुत आसान है, हमने पढ़ा हुआ है। तो आपने किया टोटल, ये आया 52,000। और आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो कैश बुक होती है वो एक जर्नल तो है, वो एक लेजर भी है साथ साथ में, है ना। उसकी 2 साइड्स होती हैं, तो इसको हम बैलेंस करेंगे। और आपको पता है बैलेंस करने के लिए जरूरी है कि दोनों साइड्स का टोटल सेम हो। 52,000 52,000, यहाँ पे कितना है, 21,000। तो बैलेंस कितना है आपके पास, 52,000 माइनस 21,000, आपके पास 31,000 रुपए का बैलेंस है। यानी कि आप अपने बॉस को बोलेंगे सर हमारे बैंक अकाउंट में 31,000 रुपया है। आगे कहानी समझ में। अब आपका बॉस आपसे बोलेगा एक और काम करो, क्या, जरा बैंक स्टेटमेंट निकालो। क्या निकालो, बैंक स्टेटमेंट। ये तो कैश बुक बैंक कॉलम हमने बनाई है, बैंक स्टेटमेंट निकालो। जो बैंक बनाता है, बैंक क्या बनाता है, ये मिस्टर ए का अकाउंट, कस्टमर का अकाउंट, बैंक ने आपका खाता खोला है। तो बैंक ने जो आपका अकाउंट बनाया ना, इसी को हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, जो बैंक बनाता है, यही तो बना रहा है बैंक। तो जो आपका अकाउंट है उसी को हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो बॉस ने बोला कि चलो एक काम करो, जरा बैंक स्टेटमेंट निकालो अब, ठीक है। जो बैंक ने बनाया, आपने बैंक स्टेटमेंट निकाला, ऑनलाइन निकाला या बैंक से अपडेट करवा लिया, जो भी हो, आपके पास बैंक स्टेटमेंट आ गया। उसने बोला जरा मुझे बताओ बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है। तो आपने बोला सर 52,000 बैंक ने क्रेडिट किया था, यहां भी 52 ले लेते हैं, तो बैलेंस आ रहा है 31,000। आप बहुत खुश हुए, आपने कहा सर देखो हमारी कैश बुक के हिसाब से, हमारी कैश बुक के बैंक कॉलम के हिसाब से हमारे बैंक में 31,000 जमा होना चाहिए। बैंक भी वही बोल रहा है कि आपके खाते में क्रेडिट बैलेंस है 31,000 रुपए। तो दोनों बुक्स का जो बैलेंस है वो मैच हो रहा है, बस कहानी यहीं पे खत्म हो गई। बट ये तो मैंने आपको वो चीज बताई जो होना चाहिए, बट एक्चुअली में क्या होता है, ये दोनों बैलेंस जो आप देख रहे हो ना, ये मैच नहीं होते। बहुत बार ऐसी सिचुएशन होती है कि कोई ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया, बैंक ने नहीं किया, या बैंक ने रिकॉर्ड किया, हमने नहीं रिकॉर्ड किया। इमेजिन करिए, देखिए मैं अभी आपको अच्छे से इमेजिन करवाता हूं, 2 मिनट बस ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहला जो ट्रांजैक्शन था उस पर ध्यान देना। पेमेंट रिसीव थ्रू चेक 50,000, ठीक है। तो आपने क्या किया, अपने बैंक बैलेंस को 50,000 से बढ़ा दिया, बैंक ने भी 50,000 से बढ़ा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप ना थर्ड ट्रांजैक्शन पे आओ। बैंक चार्जेस डिडक्टेड बाय बैंक 1,000 रुपए, बैंक ने आपके खाते में से 1,000 रुपए डिडक्ट किए, ये रहा, बैंक ने आपके अकाउंट को डेबिट किया।
लेकिन इसके बारे में आपको पता ही नहीं है। ठीक है, बैंक ने आपको एक टेक्स्ट मैसेज डाल दिया कि दिस हैज बीन डिडक्टेड फ्रॉम योर अकाउंट, आपको नहीं पता, आप टेक्स्ट मैसेज पढ़ते ही नहीं हो, आपको नहीं पता कि आपके अकाउंट से 1000 रुपए कट चुका है। तो क्या आप पेमेंट साइट पे 1000 रुपए लिखा होगा? आपने नहीं लिखा होगा। अब सोचो, महीने का एंड आ गया, बॉस भी आ गया, बॉस ने बोला जरा बताओ कैश बुक बैंक कॉलम में कितना बैलेंस है? आपने कहा 52,000 माइनस 20,000, आपने कहा 32,000 रुपए का बैलेंस है। बॉस ने बोला बैंक स्टेटमेंट निकालो जरा और मुझे बताओ बैंक स्टेटमेंट में कितना बैलेंस है। अब बैंक स्टेटमेंट में तो 1000 लिखा हुआ है, तो यहां आ गया 31,000 रुपए। अब बॉस ने बोला कि एक बात बताओ, तुम कह रहे हो कि हमारे बैंक में 32,000 होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट में लिखा है 31,000 रुपए, तो ये 1,000 का डिफरेंस क्यों आया? अब ध्यान सुनिएगा, ये 1,000 का डिफरेंस क्यों आया? तो आपने बॉस को क्या बोला? आपने बोला बॉस को, ध्यान से देखिए सर, हमारे हिसाब से, हमारी कैश बुक के हिसाब से हमारे पास 32,000 रुपए का बैलेंस होना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, बैंक ने ना एक ट्रांजैक्शन डेबिट किया हुआ है, हमारे अकाउंट से पैसा निकाला हुआ है, हमने नहीं किया। तो अगर हम भी उस 1,000 को निकाल देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो ये देखो सर 31,000 हो गया। जो बैंक बोल रहा है हमारे हिसाब से भी वही हो गया। तो ये आपने ये जो छोटा सा कैलकुलेशन किया है ना, ये इसको बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। आपने क्या किया बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में? छोटे से कैलकुलेशन में आपने अपने कैश बुक के बैलेंस को रिकंसाइल किया, ठीक है, क्रॉस चेक किया, किसके साथ? अपने पास बुक के बैलेंस को या बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस को। क्या किया? रिकंसाइल किया ना आपने। देखो क्या किया, रिकंसिलेशन क्या होता है? यही होता है रिकंसिलेशन, कि भाई मैं बोल रहा हूं 32,000 है, वो बोल रहा है 31,000, ठीक है, फर्क मिल गया ना आपको कहां है? हाँ, फर्क चल गया पता, ठीक है। तो जिस स्टेटमेंट में आप ये डिफरेंस दिखाते हो ना, उस स्टेटमेंट को बोलते हैं बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये देखिए, जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट की डेफिनेशन थी, अ स्टेटमेंट टू रिकंसाइल द डिफरेंसेस बिटवीन कैश बुक एंड पासबुक। अब आ गई बात समझ में? आपकी कैश बुक और पासबुक में, ये जो अकाउंट है इसको हम पासबुक भी बोलते हैं, इसको हम बैंक स्टेटमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों में जो फर्क होता है, जो बैलेंस में फर्क आ जाता है, उस फर्क को हम जिस स्टेटमेंट से सिखाते हैं, समझाते हैं, उसे बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कहा जाता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का। अगर आपको आ गया है समझ में बहुत अच्छे से, तो आगे आने वाले जो क्वेश्चन है आप बहुत 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 ज्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको गो थ्रू करेंगे, और मैं चाहता हूं कि ये सारे पॉइंट्स आपकी नोटबुक में होना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये पॉइंट्स मैंने आपके लिए रखे हैं ताकि आप आसानी से उनका जवाब दे सके। चलिए, सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर जो आपको याद रखने हैं और लिखने भी हैं। तो जो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता है वो जस्ट अ स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। वो एक स्टेटमेंट होता है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उसका फॉर्मेट कैसा होगा, तो ये होता है उसका फॉर्मेट, बस यहाँ पे डिटेल्स आती है, यहाँ पे अमाउंट आता है। अकाउंट जो होता है, देखिए ये चीज आपको पता होनी चाहिए, एक बार एक इंटरव्यू में भी ये सवाल किया जा चुका है कि स्टेटमेंट और अकाउंट में क्या फर्क होता है। स्टेटमेंट और अकाउंट में ये फर्क होता है कि स्टेटमेंट की सिर्फ एक ही साइड होती है, लेकिन अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं जिसमें आप अमाउंट्स लिखते हो, ठीक है। ये मेन डिफरेंस है। तो बीआरएस बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट है, ये एक अकाउंट नहीं है। तो एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है कि बताओ इन चारों में से कौन सी चीज ऐसी है जो कि एक अकाउंट नहीं है बल्कि स्टेटमेंट है, तो वो है बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। जैसे ट्रायल बैलेंस, वो भी एक स्टेटमेंट है, अकाउंट नहीं है। सेकेंड पॉइंट, नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। देखो, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के अंदर आप डेबिट क्रेडिट नहीं करते हो, तो ये आपके डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम का पार्ट नहीं है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तो आ जाएगा आपको समझ में, बट ये पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपको माइंड में रखने हैं। क्लियर होता क्या है, हम क्वेश्चंस करते रहते हैं, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीजें हैं जब एग्जाम में आती हैं तो हम दिमाग नहीं लगा पाते, सोच नहीं पाते कि ऐसा भी होता होगा, इसलिए ये पॉइंट्स यहाँ पे हैं। प्रिपेयर्ड एट रेगुलर इंटरवल। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट कब बनाते हैं? मंथ के आखिरी में, 3 महीने के आखिरी में, 6 महीने के आखिरी में, या साल के आखिरी में, आप कभी भी बना सकते हैं इसे। तो जनरली जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो इसे क्या करते हैं, एक रेगुलर इंटरवल पे बनाते हैं। रेगुलर इंटरवल से यहाँ पे उनका मतलब है, जैसे उन्होंने बोला हर 15 दिन के बाद, हर महीने के बाद, हर 3 महीने के बाद,
इस प्रकार से। और चौथा पॉइंट है नॉट प्रिपेयर्ड बाय बैंक। बहुत बार बच्चे बोलते हैं कि सर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट मतलब बैंक बनाता होगा क्योंकि उसके नाम में बैंक आ गया। बिल्कुल भी नहीं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आप बनाते हो, जिनके ट्रांजैक्शंस की बात हो रही है, बैंक नहीं बनाएगा आपके लिए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। चलिए, इसके अलावा अब यहां ध्यान दीजिए, आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन द बैंक पासबुक, आइटम्स नॉट अपीयरिंग इन दी कैश बुक। कुछ सिंपल से ट्रांजैक्शन है जो बैंक पासबुक का मतलब क्या हुआ? बैंक पासबुक का मतलब हुआ आपका बैंक स्टेटमेंट। अच्छा, बैंक स्टेटमेंट कौन बनाता है? सर बैंक स्टेटमेंट तो बैंक ही बनाएगा, हम थोड़ा ना बनाएंगे। ठीक है, कैश बुक का, अच्छा यहां पे ध्यान रखना, कैश बुक मतलब बैंक कॉलम की बात हो रही है, कैश कॉलम की नहीं। और आप यहाँ पे बैंक बुक भी लिख सकते हैं। आई होप आपको याद होगा टॉपिक बैंक बुक जो हमने पढ़ा था। जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो बैंक के ट्रांजैक्शंस को कैश बुक के साथ ना रखते हुए अलग से बैंक बुक बना लेते हैं। अभी नहीं याद आया तो मैं आपको एक और चीज दिखाता हूं जो हमने पहली वीडियो देखी थी। तो ये देखिए, मैंने कहा था बाद में बताऊंगा। तो कैश बुक, बैंक कॉलम और बैंक बुक। तो बैंक बुक अगर आ जाए तो ये मत सोचना ये कौन सी किताब होती है, ये आप ही बनाते हो। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा है तब आप बैंक बुक बनाते हो। ठीक है, और पासबुक, बैंक स्टेटमेंट, कस्टमर अकाउंट विथ बैंक, तीनों एक ही चीज है, लिख लेना इसको। ठीक है, चलिए, तो कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे तो होते हैं, आइटम्स ऐसे हैं जो पासबुक में नहीं होंगे, जैसे कि चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। मतलब समझिए इसका, ध्यान से देखिएगा, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक। जब भी ये इशूड वर्ड दिखे ना, तो मतलब जब भी नहीं, जब चेक इशूड वर्ड दिखे तो समझ जाना कि आपने ना पेमेंट किया है। और जब भी ये चेक डिपॉजिटेड वर्ड दिखे ना तो समझ जाना कि आपने बैंक में पैसा जमा किया है। पेमेंट नहीं, पेमेंट मतलब बैंक से पैसा कटेगा। डिपॉजिटेड मतलब चेक डिपॉजिट किया है तो आपने बैंक में पैसा जमा किया। लिख लो इसको। ठीक है, तो अब देखो, चेक इशूड बट नॉट डेबिटेड बाय बैंक, आपने पेमेंट किया, ठीक है, लेकिन अभी तक बैंक ने उस पेमेंट को बुक्स में नहीं दिखाया अपनी। तो क्या होगा? सर हमने पेमेंट किया तो हमारी बुक्स में से तो हमने कम कर दिया। चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूं। यह है आपकी कैश बुक विथ बैंक कॉलम बाय डिफॉल्ट मान के चलिए। आपने पेमेंट किया तो आपने क्रेडिट साइड में दिखा दिया होगा, फॉर एग्जांपल 100 रुपए। लेकिन बैंक ने अपनी बुक्स में जो आपका अकाउंट खोला हुआ है उसके डेबिट साइड पे पेमेंट नहीं दिखाया। यह इसका मतलब है। तो इसकी वजह से क्या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगा? बिल्कुल बनेगा सर। क्यों? मिसमैच आ रहा है। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, आपने चेक डिपॉजिट किया बैंक में तो आपने अपने कैश बुक बैंक कॉलम का बैलेंस बढ़ा दिया होगा। बैंक ने अभी तक उसे क्रेडिट नहीं किया तो उन्होंने नहीं बढ़ाया होगा। इसकी वजह से भी आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि देखो मिसमैच आ रहा है। तो समझ में आ रहा है कि आपको बीआरएस कब बनाना होता है? हां, अगर कोई ट्रांजैक्शन दोनों बुक्स में है वो बीआरएस का हिस्सा नहीं होगा, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पल में देखा। बीआरएस तब बनता है जब कोई ट्रांजैक्शन एक बुक में है लेकिन दूसरे में नहीं है, या दूसरी बुक में है और पहली बुक में नहीं है। ठीक है, चलिए, एरर्स इन द बैंक पासबुक। ठीक है, आपने बैंक पासबुक में कुछ एरर हो गई, कुछ गलती हो गई। मान लो यहां पे 500 लिखना था, गलती से उन्होंने 550 लिख दिया। आप भी कर दोगे क्या एरर? बैंक आपको फोन करके बोलेगा हमने गलती करी, तुम भी करो? नहीं ना, हो गया मिसमैच। फिर से आप तो 500 दिखा रहे हो, उन्होंने 550 दिखा रखा है। तो ये कुछ आइटम जो आप सामने देख रहे हो ना, ये नॉट अपीयरिंग इन द बैंक पासबुक, ये पासबुक के एरर हैं। आप ये सोच लो, पासबुक में ये गलतियां की गई हैं जिसकी वजह से बीआरएस बनेगा। अब हम कुछ आइटम्स देखते हैं जो कैश बुक में अपीयर नहीं होते, यानी कि हमारी बुक में, जिसे हम कैश बुक बैंक कॉलम या बैंक बुक भी बोलते हैं। बैंक इंटरेस्ट, बैंक चार्जेस, बैंक ने इंटरेस्ट दिया आपको, आपके खाते में पैसा डाल दिया, बैंक ने आपके खाते से पैसा निकाल लिया, चार्जेस आपको पता ही नहीं है, तो आपकी कैश बुक में अपीयर नहीं होगा। ठीक है, डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक, हमारा एक कस्टमर था, बहुत होशियार था, सीधे बैंक में जाके उसने पैसा हमारे जमा कर दिया, हमको पता ही नहीं चला, तो बैंक में तो बैलेंस बढ़ गया पर कैश बुक में नहीं दिखेगा। बिल्स फॉर कलेक्शन, बिल्स फॉर कलेक्शन आपको तब समझ में आएगा अच्छे डिटेल में जब आप बिल रिसीवेबल वाला चैप्टर कर लेंगे। इसमें बेसिकली बस ये होता है कि एक बिल है जो बैंक के पास जाता है, हमारे बिहाफ में बैंक हमारा बैलेंस बढ़ा देता है, ठीक है, लेकिन हमें नहीं पता तो कैश बुक में एंट्री नहीं होती है। और यहां पे लिखा हुआ है एरर्स इन दी कैश बुक। एरर्स इन द बैंक पासबुक देखा था, वैसे यहां भी इंसान ही है जो कैश बुक बना रहे हैं तो गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो ये कुछ
आइटम्स थे जो बैंक पासबुक में नहीं होंगे या कैश बुक में नहीं होंगे, इनकी वजह से आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं। आगे कहानी समझ में यहाँ तक? जी हाँ। चलिए, कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ आप ध्यान रखें, तो ये आपके सामने है, फ्यू मोर इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। तो आप देख सकते हैं इस चैप्टर में काफी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं आपको नोट्स के फॉर्म में दे रहा हूँ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीजें आपको ध्यान में रखने के लिए। आइए तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कैश बुक की। तो देखो, कैश बुक के अंदर अगर डेबिट बैलेंस है तो उसका क्या मतलब होता है? सर उसका मतलब ये होता है कि जो उसकी रिसिप्ट वाली साइड है ना, वो पेमेंट से ज्यादा है। मतलब आपके पास बैलेंस है, आपके पास कैश रखा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये एक फेवरेबल बैलेंस है? हाँ सर, फेवरेबल मतलब हमारे पास पैसा है। अब ध्यान से सुनना, इसका ठीक उल्टा पासबुक। एक चीज तो आपको पता ही है ना, कैश बुक बैंक कॉलम या फिर आप बैंक बुक बोल लीजिए, और आपकी पासबुक या फिर आप बैंक स्टेटमेंट बोल लीजिए। ठीक है, यहां पे जो होता है ठीक उसका उल्टा यहां पे होता है। तो यहां पे डेबिट, यहां पे क्रेडिट होगा, यहां पे क्रेडिट हो रहा है तो यहां पे डेबिट होगा। तो कैश बुक में अगर डेबिट बैलेंस है, यानी कि आपकी रिसिप्ट आपकी पेमेंट से ज्यादा है, यानी कि आपके पास फेवरेबल बैलेंस है, तो उसी समय आपकी पासबुक में कौन सा बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। यानी कि आपकी पासबुक की जो क्रेडिट साइड है वो डेबिट साइड से ज्यादा होगी, यानी कि रिसिप्ट पेमेंट से ज्यादा होंगे, और ये भी एक फेवरेबल बैलेंस ही कहलाएगा। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है सिवाय एक चीज के, ये कैश बुक है, ये पासबुक है। अब यहां देखिए फिर से, कैश बुक में इस बार क्रेडिट बैलेंस है, यानी कि कैश बुक की जो पेमेंट साइड है वो रिसिप्ट साइड से ज्यादा, यानी कि आपने ज्यादा खर्चे कर दिए पेमेंट से। पर सर कैश हम ज्यादा कैसे कर सकते हैं खर्चा? तो ऑब्वियसली मैं यहाँ पे कैश बुक में बैंक कॉलम की बात कर रहा हूं, ना कि कैश कॉलम की। ठीक है, तो बैंक कॉलम तो हो सकता है ना, पेमेंट ज्यादा हो सकता है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की हेल्प से। ठीक है, तो आपकी पेमेंट आपकी रिसिप्ट से ज्यादा है, तो सर ये तो हो गया अनफेवरेबल बैलेंस, आप माइनस में चल रहे हो। आपके खाते में 100 रुपए है, आप खर्चा 150 का कर चुके हो, तो 50 रुपए ओवरड्राफ्ट यानी कि माइनस। ओवरड्राफ्ट के बारे में डिटेल में हम और डिस्कस करेंगे जब हम एग्जांपल्स देखेंगे। अब ठीक इसी का उल्टा पासबुक में क्या होगा? सर कैश बुक में अगर क्रेडिट बैलेंस है तो पासबुक में डेबिट बैलेंस होगा, मतलब डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा है, मतलब अनफेवरेबल बैलेंस। तो मैं आपको बता देता हूं, ये जो अनफेवरेबल बैलेंस आप देख रहे हैं ये, ठीक है, इसको ना ओवरड्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, ओवरड्राफ्ट। और ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है वो भी आप एक काम करिए, यहीं पे लिखिए। ठीक है, ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है व्हेन expenditures are more than the balance। ठीक है, when the expenditures are more than the balance in the बैंक अकाउंट, आपके बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है आप उससे ज्यादा खर्चा कर रहे हो, तब आता है ओवरड्राफ्ट। तो वो जो डिफरेंस है, ठीक है, मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूं। मान के चलिए कि आपके जो बैलेंस है अकाउंट में वो है 1,00,000 रुपए, और उसके बाद आपने जो एक्सपेंडिचर्स किए वो किए 1,20,000 रुपए के, तो जो डिफरेंस है 20,000 रुपए का, उसे कहते हैं ओवरड्राफ्ट। पर सर ऐसा तो असंभव है ना, बैंक ऐसा क्यों कर रहा है? 1,00,000 जमा कर रहे हो और आप 1,20,000 निकाल रहे हो उसमें से, तो बैंक क्यों कर रहा है ऐसा? तो ये एक फैसिलिटी होती है, ये जो, ठीक है, ये बैंक ने आपको एक फैसिलिटी दे दी है कि हाँ भाई तुम 20,000 ज्यादा निकाल सकते हो, जिसपे बैंक आगे चल के आपसे इंटरेस्ट वसूल करेगा। हर कोई भी चीज फ्री में नहीं होती, ध्यान रखिए। ठीक है, तो बैंक यहाँ पे आगे चल के आपसे इस पे इंटरेस्ट लेगा, बैंक के लिए इनकम है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो आपने देखे अभी सुने, प्लीज नोटबुक में लिखिए, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपकी।